In this video, I am describing the practical implementation of .NET Core and create web applications using .NET Core environment. तो इसके अंदर मैं वेब एप्लीकेशंस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब जैसे आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड यदि आपने या विजुअल स्टूडियो आपने इंस्टॉल कर लिया अपने मशीन के अंदर, तो आप किस तरीके से एक .NET कोर का वेब प्रोजेक्ट बना सकते हो, वो सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि .NET कोर का एक आर्किटेक्चर क्या होता है, .NET कोर के अंदर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर किस फाइल का क्या मतलब होता है, मॉडल का क्या मतलब होता है, व्यू का क्या मतलब होता है, कंट्रोलर का क्या मतलब होता है, किस तरीके से कंट्रोलर और व्यू के अंदर आपस में कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से कंट्रोलर व्यू और मॉडल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से हम स्टार्टअप कंट्रोलर्स को इंप्लीमेंट करते हैं, मींस स्टार्टअप कंट्रोलर कैसे सेट करते हैं। ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। आप लास्ट तक वीडियो देखिए क्योंकि ये पूरा एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास है और इस क्लास को करने के बाद आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि किस तरीके से हम .NET कोर के अंदर एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं और .NET कोर का क्या फ्लो होता है। तो आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ से आप रिक्वेस्ट करते हो। इसके बाद ये आई आई एस एक्चुअली क्या होता है, सर्वर होता है। क्या होता है, सर्वर, वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर, जहाँ पर आपका वेबसाइट डिप्लॉय रहता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये सर्वर पे जाता है। सर्वर के बाद फिर ये ASP.NET कोर ऐप का पूरा एक इंजन है, जहाँ पर पूरा एप्लीकेशन क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो देखो इसमें मॉडल वैलिडेशन फिल्टर्स हैं, रिस्पॉन्स कैशिंग फिल्टर, अदर फिल्टर। फिर यहाँ पे कैशे भी रहता है। कैशे मतलब जो आपके पेजेस को कंटेन करता है। ठीक है, जब आप पहली बार रिक्वेस्ट करते हो तो वो मेन सर्वर से देता है। दूसरी बार जब आप रिक्वेस्ट करते हो सेम पेज को, तो किससे देगा, कैशे से देगा। EF कोर, ये आपका देखो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो मैं आपको बता रहा था डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। रेडिस कैशे सर्वर भी होता है। अज्योर सर्विस भी है। यदि आपको क्लाउड में आपको क्या करना है, डिप्लॉय करना है, तो अज्योर के अंदर भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। रेडिस कैशे के थ्रू आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। एंटिटी फ्रेमवर्क कोड देखो लिखा है ना, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड किससे कनेक्ट करवाएगा इसको, डेटाबेस से। ठीक है। इसके बाद ASP.NET कोर आइडेंटिटी होता है। ये किसके लिए होता है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए। अदर वेब API क्लाइंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ईमेल सर्विसेज भी है इसके अंदर। SMS सर्विसेज में आप ट्विलो इनका यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग सर्विसेज है, थर्ड पार्टी है ये। जैसे SMS भेजना है तो आपको थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ईमेल भेजना है तो थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ेगा। और आइडेंटिटी प्रोवाइडर में आप EF कोर का यूज़ कर सकते हो, ऑथ का यूज़ कर सकते हो, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये टोकन जनरेट करने के लिए होता है सिक्योरिटी कंसर्न से। तो ये पूरा एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का आर्किटेक्चर है, किसका, ASP.NET कोर। ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि यदि आप इसका एक समराइजेशन फॉर्मेट यदि आप मैनेज करो कि कोई सा भी वेब डेवलपमेंट के अंदर यदि अपन काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है आपका ब्राउजर, जहां से आप रिक्वेस्ट करते हो। और इसमें क्या लिखते हो, यहाँ पे ब्राउजर में क्या लिखते हो, यहाँ पे एड्रेस लिखते हो, HTTP। जैसे आप एड्रेस लिखते हो तो ये कहाँ पे जाता है, सर्वर में जाता है। सर्वर मतलब जहाँ पर ये पेज क्या करता है, स्टोर होता है। इसको बोलते हैं IIS। क्या बोलते हैं, IIS जो है ना, ये सर्वर का नाम है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और यहाँ पर आपका वेब पेज क्या होता है, स्टोर होता है। अब वेब पेज में, वेबसाइट में सिर्फ वेब पेज तो होता नहीं है, डेटाबेस भी रहता है। तो डेटाबेस के लिए फिर एक अलग से सर्वर होता है, जिसको अपन बोलते हैं DB। और ये वेब पेजेस के थ्रू डेटाबेस से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये पूरा जो आप रिक्वेस्ट करते हो यहाँ पे जाता है, ये इससे कनेक्ट होता है, फिर वापस से ये इसके अंदर डेटा को मैनेज करता है, और फिर ये डेटा आपको एज अ रिस्पॉन्स क्या होता है यहाँ पे शो। तो इसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, और ये जो डेटा आपको फेच होकर के आता है ना, इसको बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, HTTP रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट, रिक्वेस्ट मतलब जो आपने रिक्वेस्ट करा है, जो आपने इनपुट, जो आपने इनपुट दिया है। ठीक है। तो जैसे आप कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शिवा कॉन्सेप्ट solution.com। तो जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन करा, तो ये मैंने क्या करा, एक रिक्वेस्ट करा। ये रिक्वेस्ट कहाँ पर गया, सर्वर पे गया। सर्वर ने क्या करा, मेरा जो भी रिक्वेस्ट है इसको गेट करा। और गेट करने के बाद फिर क्या करा, यदि इसके अंदर कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी है इस पेज से, तो डेटाबेस में गया और वहाँ से इंफॉर्मेशन को फेच करके लाया और उसको कहाँ पे दिखाया, ब्राउजर पे।
तो ब्राउजर के अंदर जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है वो किसके थ्रू होता है, HTTP के थ्रू होता है। आगे समझ में। तो इसी सर्वर के अंदर क्या लगा रहता है, एक कैशे लगा रहता है। और कैशे क्या करता है कि जैसे आप फ्रिक्वेंटली जब भी आप कोई भी वेब पेजेस को क्या करते हो, फेच कराते हो, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम तो सर्वर से देगा, सेकेंड टाइम क्योंकि सर्वर में तो बहुत सारा कंटेंट है, अब ज़्यादा कंटेंट में से आपको कम देना है तो आपको टाइम लगेगा ना। जैसे एक बहुत बड़ा होटल है, उसमें एक ही बंदा बैठा हुआ है, आप कोई सामान यदि उससे मांगोगे तो उसको टाइम लगेगा ढूंढने में। और उसने क्या करा कि आप जो सामान मांगते हो वो बाहर ही रखा है, तो आप क्या करोगे, उठाओगे और ले जाओगे। तो बस कैशे का काम यही है कि जो पेज आपको ज़्यादा यूजफुल है उसको कैशे में रख दिया, बाहर रख दिया, अब आपको ज़रूरत है तो आपको मेन सर्वर तक नहीं जाना पड़ेगा, कैशे से लिखो, उठाओ और दिखा दो। तो उससे क्या होता है कि कैशे का जो परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे कैशे भी बताया कि यहाँ पर हमेशा रेडिस कैशे भी रहता है, इन मेमोरी डेटा कैशे भी रहता है, अलग अलग टाइप के कैशे रहते हैं। तो डेटाबेस के लिए कौन सा कैशे यूज होता है, रेडिस कैशे। और आपके एप्लीकेशन के लिए कौन सा कैशे यूज होता है, इन मेमोरी कैशे। क्योंकि डेटाबेस के लिए भी जरूरी है ना, कि मान लो आपके पास वही सेम रिकॉर्ड आप बार बार फेच करवा रहे हो डेटाबेस से, तो डेटाबेस में क्यों जाएगा, वो कैशे में रख लेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, आपको कैशे से उठा के देता जाएगा, उससे क्या होगा, आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें इस तरीके से लॉजिक्स लगाए जाते हैं कि यदि किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं है डेटाबेस के अंदर तो वो कैशे से ही देता रहेगा, कुछ चेंजेस हुआ तो फिर वो कहाँ से देगा, डेटाबेस से। अब इसको कैसे काम करना है इसमें, तो पहले आप विजुअल स्टूडियो में जाइए। इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। फिर कहाँ पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करिए, इसमें जाना है ASP.NET कोर वेब ऐप। जहाँ पर भी आपको सेव कराना है सेव करा लीजिए। ये प्रोजेक्ट का नाम रहता है, ये लोकेशन रहता है, ये सोल्यूशन का नाम रहता है। नेक्स्ट करिए और यहाँ पर क्रिएट कर दिए। तो इसमें लिखा भी है C#, लिनक्स, मैक, विंडोज़, क्लाउड सर्विस, वेब, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी। और ये ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन, इस पर भी आपको ध्यान देना। ये ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन अपन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्रिएट हो जाएगा और जैसे आप ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशंस में जाएंगे आपके सामने ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने क्रिएटेड है, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज़। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि MVC मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। व्हाट इज MVC, MVC एक डिजाइन पैटर्न है, इट इज डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न मतलब डिजाइन करने का तरीका। जैसे कपड़े अलग अलग तरीके के डिजाइन के बनते हैं ना, ठीक है, तो हर एक कपड़े का डिजाइन पैटर्न हर 1-2 साल में क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो वैसे ही ये डिजाइन पैटर्न है, इट इज अ डिजाइन पैटर्न दैट इज यूज टू क्रिएट डिफरेंट सब लेयर्स टू मैनेज प्रोजेक्ट कोड। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो आप कोड करते हो उसको अलग अलग सब लेयर में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब इसमें पहला जो है M, नाम का अपोजिट है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। M मतलब मॉडल, कौन सा मॉडल, एक्टर वाले मॉडल नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर मॉडल का मतलब है डेटा कंटेनर, इट मीन्स डेटा कंटेनर जो आपके डेटा को कंटेन करेगा। कौन से डेटा का कंटेन करेगा, एप्लीकेशन डेटा या डेटाबेस डेटा। इट मीन्स डेटा कंटेनर्स that is basically used to contain database application data और database data, ठीक है, using entity classes। इसके लिए अलग अलग एंटिटी क्लास का यूज करता है। इसके बाद व्यू मतलब होता है प्रेजेंटेशन, इट मीन्स डिजाइन लेयर।
of application. It contains HTML, CSS, JavaScript using Razor View engine. और C मतलब कंट्रोलर. कंट्रोलर तो फर्स्ट. It means code layer. Of an application. It is startup object of an application. एप्लीकेशन का जो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट है, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से होता है, कंट्रोलर से स्टार्ट होता है. इट ऑल्सो कनेक्ट व्यू लेयर्स एंड मॉडल लेयर. मॉडल लेयर और व्यू लेयर को कनेक्ट करने का काम भी किसका है, कंट्रोलर का, क्योंकि सबसे पहले यही लोड होगा और ये व्यू और या मॉडल को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा. तो एमवीसी नाम का अपोजिट है, बोलते हैं एमवीसी है, पर होता ये सीवीएम है, क्योंकि इसमें पहले क्या चलता है, कंट्रोलर चलता है. फिर कंट्रोलर किसको कॉल करता है, डिपेंड करता है कि आपको डायरेक्टली व्यू को कॉल करना है कि मॉडल के बाद व्यू को कॉल करना है. ठीक है, तो मतलब कंट्रोलर का पहला स्टेज क्या होता है, कंट्रोलर टू व्यू एंड व्यू टू मॉडल. कभी कभी ऐसा होता है कंट्रोलर टू मॉडल एंड मॉडल टू. ठीक है, मतलब डायनेमिक व्यू है जहाँ पे डेटाबेस से डेटा भी फेच होके आ रहा है. तो फिर अपन क्या करेंगे, कंट्रोलर किसको कॉल करेगा, मॉडल से अपन डेटा को पूरा सिंक कर लेगा और फिर उस डेटा को फिल करेगा कहाँ पर, व्यू में, और फिर व्यू को लोड करेगा. जैसे मैं बोलता हूँ मुझे 50 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर है, तो पहले कंट्रोलर में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का या फेच कराने का जो कोड है वो लिखना पड़ेगा, और उस कोड को कहाँ फिल करना पड़ेगा, व्यू में, और फिर मैं किसको रेंडर करूंगा, व्यू को रेंडर करूंगा. तो उस केस में फिर मुझे कंट्रोलर से पहले मॉडल और मॉडल से फिर व्यू की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल ही एक ऐसा पर्टिकुलर क्लास है जो डेटाबेस से कनेक्ट होता है, क्योंकि इसका काम है डेटा लाना, तो ये डेटाबेस से कनेक्ट होता है. ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि एमबीसी में किस तरीके से काम होता है, और इसलिए इसने अलग अलग फोल्डर बनाया. कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स क्यों, बहुत सारे हो सकते हैं, मॉडल्स, व्यूज. इसके बाद ऐप सेटिंग डॉट जेसन, ये एप्लीकेशन के अंदर जितना कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है, कोई सेटिंग्स वाला कोई कुछ डिक्लेरेशन करना है, कोई सिक्योरिटी वाला कोड लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है. और सबसे पहले कौन सी फाइल चलती है, प्रोग्राम डॉट सी एस, इसी में सब फिल्टर्स हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्डर्स, वेब एप्लीकेशन क्रिएट बिल्डर्स, आगे इनका यूज़ होगा. इसके बाद यहाँ पे देखो ये सब फिल्टर है, एच टी टी पी रिडायरेक्शन, राउटिंग, ऑथोराइजेशन, मैप स्टैटिक एसेट्स, मैप कंट्रोलर रूट एक मेथड है. इसमें आपको कंट्रोलर का नाम देना है जिसको डिफॉल्ट चलाना है, जिस मेथड को चलाना है, और ऐप डॉट रन, इससे आपका एप्लीकेशन क्या होगा, रन. तो ये सब अलग अलग क्या है, फिल्टर्स इसके अंदर लगे. अब बाय डिफॉल्ट एक कंट्रोलर इसमें बना के देता है माइक्रोसॉफ्ट होम नाम का, और उसके अंदर मेथड इंडेक्स, ये कंट्रोलर है समझने के लिए. ठीक है, इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक मास्टर पेज भी बना रहता है जिसका नाम है लेआउट पेज. ये यहाँ पे तो जो डिजाइनिंग आपको दिखती है ना, प्राइवेट और ये सब लिखा हुआ जो दिखता है आपको, ठीक है, ये देखो ये भी देखो होम प्राइवेसी, तो वो इसी के अंदर लिखा हुआ. ये मास्टर पेज बाय डिफॉल्ट है. ठीक है, मास्टर पेज मतलब जो पूरा डिजाइन को कंटेन करता है. तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, पहले एक कंट्रोलर बनाना है. ये ट्रिपल डब्ल्यू रूट फोल्डर किसके होता है, असेट्स के लिए, कि आपको कोई इमेजेस रखना है, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, इनकी कोई फाइल रखना है, तो ट्रिपल डब्ल्यू रूट के अंदर रख. जितने भी डिपेंडेंसीज होते हैं, ठीक है, जैसे अभी डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क डिपेंडेंसीज है, ये किसके अंदर होता है, डिपेंडेंसीज के अंदर होता है. और कनेक्टेड सर्विसेज, अभी तो कोई सर्विस थर्ड पार्टी सर्विसेज या अज्योर के अंदर यदि आप कनेक्ट करते हो तो वो यहाँ पर आ जाता है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं. ठीक है, अब अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोलर सेट करना है, ऐड कंट्रोलर. कौन सा कंट्रोलर बनाना है, एम्प्टी. क्या नाम देना है कंट्रोलर का, वेलकम.
इसका क्या बनाना है, व्यू बनाना है। इस पर क्लिक करना है, फिर क्या करना है, ऐड व्यू में जाना है। इरेजर व्यू ले लो या एम्प्टी ले लो, इरेजर व्यू ले लेते हैं। इसमें लेआउट पेज मतलब जो डिजाइनिंग आपकी है वो पहले से एक डिजाइन बना हुआ है, इसका नाम क्या देना है, ये देना। देखो लेआउट पेज में है ना, यूज लेआउट पेज। यदि आप लेआउट पेज यूज नहीं करोगे तो उसको यूज नहीं करेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका व्यूज के अंदर एक वेलकम नाम का फोल्डर बन जाएगा, देखिए, और उसके अंदर एक इंडेक्स नाम की फाइल बन जाएगी अपने आप। तो ये चीज यही कर रहा है। और ये फोल्डर और फाइल किससे बनते हैं, सी शार्प में आपने पढ़ा होगा फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग का कोड लगा हुआ है इसमें। तो फाइल हैंडलिंग के कोड से क्या करता है, ये क्रिएट कर देता है फोल्डर और क्रिएट कर देता है फाइल। जो आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हो ये अपने आप में एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये थोड़ा सा समय लेगा, पहली बार में आपके सिस्टम के अंदर का परफॉर्मेंस भी मैटर करता है। इसलिए आजकल जितना अधिक कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम है उतना अच्छी बात। ये आ गया यहाँ पर। अब आप H1 के अंदर जो लिखना है आप लिख सकते हो कि ये रेजर पेज है, वेलकम इन ASP.NET कोर MVC। इसका नाम है CSHTML, मतलब इसमें आप C शार्प भी लिख सकते हो और HTML। C शार्प कैसे लिखोगे, ऐसा ब्लॉक बना के, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिख दो इंट a बराबर 100, जैसे लिखते थे ना मेन मेथड के अंदर कोड, a प्लस। अब इसको दिखाना कहाँ है, पैराग्राफ के अंदर। इसको ऐसा लिख दो, रिजल्ट इज एट द रेट्स। तो मतलब इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते। अब इसको रन करना है तो प्रोग्राम डॉट सी एस में जाओ, यहाँ पर लिख दो मुझे कौन सा कंट्रोलर में जाना है, वेलकम कंट्रोलर में जाना है, और इस मेथड को कॉल करना है, इंडेक्स मेथड को कॉल करना है। इसको एक बार बिल्ड कर दो और रन कर दो। अब आपका वेलकम नाम से इंडेक्स मेथड क्या है, वेलकम कंट्रोलर और इंडेक्स मेथड क्या है, रन हो जाएगा। रन कर दीजिए। तो मतलब जो रेजर व्यू होता है इसमें बहुत रेयर केस में आपको कोड लिखना है, क्योंकि कोड का जो स्पेशलिस्ट कौन है, कंट्रोलर है। पर कुछ परिस्थिति में, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको व्यू के अंदर भी कोड लिखना पड़ता है। HTML और रेजर व्यू में यही डिफरेंस है कि HTML पेज के अंदर आप C शार्प के अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते, लेकिन रेजर व्यू ये CSHTML है, इसमें आप HTML भी लिख सकते हो और C शार्प का प्रोग्राम भी लिख सकते हो। अब वेलकम कंट्रोलर के अंदर, एक कंट्रोलर के अंदर आप कितने भी मेथड बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आई एक्शन रिजल्ट क्या है, एक इंटरफेस है जो रिटर्न टाइप है। क्या रिटर्न करता है, व्यू व्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने, जैसे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर निकालना। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर नाम से एक मेथड बनाया, यहाँ पे लिख दिया रिटर्न व्यू। ये तो सिंपल एक मेथड है क्लास के अंदर। जो आई एक्शन रिजल्ट टाइप का क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, व्यू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, कोड में अब यहाँ पे लिख सकता हूँ, स्क्वायर निकालना है। तो इंट नंबर ले लिया मैंने 5, और इंट रिजल्ट करके मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर यहाँ पर हो गया। अब इसको मुझे एक व्यू बैक के अंदर, व्यू बैक बताया था मैंने, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम किसी भी डेटा को कंटेन कर सकते हैं जो व्यू में डिस्प्ले हो। अब इसको हमने यहाँ पे रखा, और इसके लिए अपन एक क्या बनाएंगे, एक व्यू। कैसे बनाएंगे व्यू, अब देखो रनिंग मोड में है शायद, इसलिए ये व्यू बनाने को डिसेबल। तो इसको आप पहले पॉज कर दो, ऐड व्यू, वही सेम स्टाइल। यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। और इसको आप स्क्वायर डॉट HTML भी यहाँ पे बन जाएगा, स्क्वायर डॉट CSHTML।
तो मतलब दोनों तरीके से कोड, लेकिन ये ज़्यादा प्रॉपर है। अभी अपन सिर्फ क्या देख रहे हैं, मॉडल और कंट्रोलर, सॉरी मॉडल नहीं, कंट्रोलर और व्यू का कम्युनिकेशन। क्या क्या एट द रेट व्यू बैग, नाम से क्लियर है, व्यू बैग। व्यू बैग एक क्या है आपका, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो कंट्रोलर के अंदर के डेटा को व्यू के अंदर शो करता है। अब हमें कौन सा वाला मेथड दिखाना है, हमें दिखाना है ये वाला मेथड। मैं चाहता हूँ दोनों दिखाऊं, तो इसके लिए आप क्या बना दो, मेन्यू बना दो। क्या बना दो, मेन्यू। और मेन्यू में आप पाथ दे दो। और मेन्यू बनाने के लिए कौन सा टैग होता है, HTML का AH रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या दे देंगे, इसमें क्या था, होम, मतलब यहाँ पर था इंडेक्स वाला पेज था, फिर यहाँ पे डाल दो AH रेफरेंस। फिर दूसरा कौन सा है, ठीक है। और ये कोड आप दोनों फाइल में लिख दो। या ठीक है, ये भी मेन्यू बना हुआ है, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। इसमें चेंज करना है, कहाँ करोगे, लेआउट। कहाँ चेंज करोगे, लेआउट, मतलब वो भी कर सकते हैं। मेन्यू बना हुआ है, बस बात यही वाला यहाँ लगा दो। शेयर्ड में जाके लेआउट डॉट CSH दिखा ना, देखो ये यहाँ पे कंट्रोलर में क्या आ जाएगा, वेलकम। यहाँ पे कंट्रोलर में क्या आ जाएगा, वेलकम। और मेथड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसका नाम क्या कर दो, होम। इसका नाम क्या कर दो, स्क्वायर। ऐसे इसके अंदर भी कर दो, यहाँ पे कर दोगे सब जगह चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कोड में। देखो अभी ये आया नहीं, क्यों नहीं आया, इसको क्लिक करा करो, ये भी है, ये क्या करेगा, इसको वापस से रिलोड कर देता है। कहाँ पे खुला हुआ है, इधर। वापस से रिलोड कर दिया। तो व्यू में आप चेंजेस कर सकते हो बिना पॉज करे, पर कंट्रोलर में नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ भी आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, वेब एप्लीकेशन 2। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिख दो, फिर चेंजेस करा, फिर यहाँ पे हिट कर दो, वापस से वो क्या करेगा, फिर से रिलोड कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। या
ऐसे आप कितने भी कंट्रोलर बना सकते हो, कितने भी मेथड बना सकते हो, और इसी तरीके से आपको पूरा कम्युनिकेशन करना, ठीक है। अपना खुद का लेआउट पेज भी बना सकते हो, जैसे अभी अपन ने जो उसका लेआउट पेज था वही यूज करा, तो अपन अपना खुद का डिजाइन भी कर सकते हैं। अब ये मॉडल भी हुआ, अब इसमें सॉरी ये व्यू और कंट्रोलर हुआ, अब इसमें मॉडल का क्या यूज है, तो अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें अपन मॉडल का यूज भी करते हैं। इसका यूज करते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, इसका बनाना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले एक मॉडल बना लो। पहले क्या बना लो? मॉडल। तो यहाँ पर गया, मॉडल बनाया मैंने एक SI नाम से। मॉडल मतलब एक क्लास, मॉडल कुछ नया नहीं है। मॉडल क्या है? आपका एक क्लास, इट इज़ अ सिंपल क्लास, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर गया, राइट क्लिक करा, एड में गया, न्यू आइटम में गया, यहाँ पर एक क्लास बना लिया SI.cs। फिर यहाँ पे लिया मैंने प्राइवेट, या डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, पब्लिक फ्लोट p अंडरस्कोर p कर दो, गेटर सेटर ये बना दिया। ऐसे अपन पब्लिक फ्लोट ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंट्रोलर बना दो, SI कंट्रोलर, किसी भी नाम से बना सकते हो। ये अपन ने एक कंट्रोलर बना दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू मेथड बना देंगे एक, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे SI, पहले यहाँ पे आप यूजिंग कर लो, क्या नाम है, मॉडल्स डॉट SI। क्या बता रहा है, वेब एप्लीकेशंस 2 डॉट मॉडल्स डॉट SI, ऐसा हो। फिर SI OBJ इक्वल्स टू न्यू SI, और यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा अपने को, OBJ भेजना पड़ेगा। इसके अंदर भेजना पड़ेगा, इसके अंदर। फिर यहाँ पे ऐड व्यू में जाओ, रेजर व्यू में जाओ, ऐड में जाओ। आप देखो यहाँ पे टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट लेना है, क्रिएट टेम्पलेट लेना है। मॉडल क्लास का नाम क्या है, SI। ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट मतलब बनाने के लिए, इसको ऐड कर दो। मेरे ख्याल से ये भेजने की जरूरत नहीं है इसमें, इधर कोई जरूरत अभी इसकी नहीं। यहाँ पे ऐड व्यू करो, यहाँ पे रेजर व्यू में जाओ, ऐड करो। यहाँ पे क्या लेना है, क्रिएट लेना है। मॉडल क्लास में क्या लेना है, SI लेना है, और यहाँ पे ऐड करो। तो ये क्या करेगा, इस मॉडल्स को यूज करते हुए एक पूरा फॉर्म बना देगा। देखो ये पूरा फॉर्म बना दिया। अभी इस फॉर्म को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पूरा ड्यू क्लास है। और फॉर्म के अंदर देखो यहाँ पे इनपुट, मतलब इससे टेक्स्ट फील्ड बनेगा। यहाँ से भी क्या बनेगा, एक टेक्स्ट फील्ड बनेगा। इससे भी क्या बनेगा, एक टेक्स्ट फील्ड बनेगा। इनपुट मतलब क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड। और इससे क्या बनेगा, एक सबमिट बटन बनेगा। इसको हटा दो, बैक टू लिस्ट। इससे पूरा एक फॉर्म बन जाएगा अपने आप, मतलब बिना कुछ कोड करें। अब वापस अपन हिट करेंगे, मतलब यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे देखो, कहाँ पे जाना पड़ेगा, प्रोग्राम में। इसका नाम क्या दे दो, SI।
इसको एक बार चला के देखो। इसमें पूरा फॉर्म आपको सिंपल इंटरेस्ट का जैसे PRT लिया ना, 3 टेक्स्ट फील्ड बन जाए। मॉडल में यदि आप 10 वेरिएबल लेते हो, 10 अलग अलग क्या बन जाते, टेक्स्ट फील्ड बन जाते। बन के आ गया। पर अभी ये सिर्फ डिजाइनिंग है, इसमें अभी कोई कोडिंग अपन ने नहीं करा। तो कोडिंग करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वापस कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोलर में जाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में 2 मेथड होते हैं। ये मेथड है HTTP गेट, जो लोड वाला रहता है ना, वो गेट रहता है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद कौन सा मेथड चलता है, HTTP पोस्ट, आफ्टर फॉर्म सबमिट। इसका नाम भी दे दिया, और इसमें अपन डालेंगे SI। उधर से जो डेटा आएगा किस फॉर्म में आएगा, SI के अंदर। तो ये आपका पोस्ट मेथड है, और पूरा डेटा किस में जाएगा, S में जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन फार्मूला लगा दो, पता है ना, S के अंदर S एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी दे सकते हो ऑब्जेक्ट का नाम, S_T, और यहाँ पे डिवाइड बाय, और फिर यहाँ ले लो व्यू बैक। क्या लेना पड़ेगा, और ये यहाँ पे प्रिंट करा। व्यू बैक डॉट, चला दो। पूरा डेटा किसके अंदर आएगा, उसमें कैलकुलेशन होगा, और वापस से। तो ये MVC है। पहले व्यू में व्यू से क्या कनेक्टेड है, मतलब पहले कंट्रोलर, कंट्रोलर से व्यू, व्यू से मॉडल, और फिर वापस से अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने सबमिट किया तो वापस कंट्रोलर में आया। तो ये पूरा कौन सा अप्रोच है, MVC अप्रोच। तो पहले क्या बनाया मैंने, कंट्रोलर बनाया, इसके अंदर सिंपल एक इंडेक्स मेथड बनाया, इसका एक व्यू बनाया। ठीक है, ध्यान रखना, व्यू बनाने के लिए अपने को क्रिएट टेम्पलेट क्या यूज किया, कम क्रिएट, और मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास था आपका, मतलब मॉडल। अब यहीं पे समझ में आ गया होगा मॉडल क्या कर रहा है, यहाँ पे डेटा कंटेन कर रहा है। किसके डेटा को कंटेन कर रहा है, फॉर्म के डेटा को कंटेन कर रहा है। जो भी फॉर्म में आप लिख रहे हो वो पूरा डेटा किसके पास है, मॉडल के पास है। तो मॉडल क्या हो गया, यहाँ पे एक डेटा कंटेनर हो गया। मॉडल इज द डेटा कंटेनर, नथिंग एल्स। क्या है, ठीक है। तो इस तरीके का यूज करते हुए 1-2 प्रोग्राम बनाना। लिखो कौन कौन से प्रोग्राम बना के लाना है। एक तो आप इस तरीके से मार्कशीट का प्रोग्राम जो मैंने दिया था, कौन सा प्रोग्राम, मार्कशीट का प्रोग्राम, वो बनाना है। दूसरा लिखो सिंपल है, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का बना के लाना। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बताया वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। और तीसरा सैलरी कैलकुलेटर, क्या बनाना है, सैलरी कैलकुलेटर।